सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा और कनाडा में होने वाले G7 समिट के बारे में। दरअसल 2 हफ्ते बाद 15 से 17 जून को कनाडा में G7 समिट होना है, यानी कि इस साल होस्ट नेशन कनाडा है। अभी जो G7 समिट होता है इसमें G7 के मेंबर देशों के लीडर्स को और जो इनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इनको तो इनवाइट किया ही जाता है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है जिनके साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। साल 2019 के बाद से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को हर बार G7 समिट में इनवाइट किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार G7 समिट को अटेंड करने के लिए जाते भी थे। भारत का इन्विटेशन इतना परमानेंट हो गया था कि कई सारे आर्टिकल्स ऐसे भी सामने आए थे जिसमें कहा गया था कि भारत को ऐड करके G7 को अब G8 ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए। लेकिन अब ये पिछले 6 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कनाडा ने अपने यहाँ पर होने वाले G7 समिट में भारत को इन्वाइट नहीं किया। दरअसल जो देश समिट होस्ट करता है वही एक्स्ट्रा कंट्रीज को इन्वाइट करता है और न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कनाडा ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज़, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, उसके बाद साउथ अफ्रीका और ब्राजील तक को इन्विटेशन भेज दिया है, लेकिन भारत को अभी तक नहीं भेजा। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कनाडा के कई सारे सिख संगठन और सिख मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लगातार गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और किसान आंदोलन में सिख कम्युनिटी के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 समिट में इन्वाइट नहीं किया जाए। इसलिए कनाडा की नई गवर्नमेंट ने भी अभी तक भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्विटेशन नहीं भेजा है। G7 समिट को अभी 2 हफ्ते बाकी हैं और लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इस बार कनाडा प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट नहीं करता तो साल 2019 के बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब भारत G7 का हिस्सा नहीं होगा। वैसे जस्टिन ट्रूडो जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय दोनों देशों ने एक दूसरे कंट्रीज में अपने डिप्लोमेट्स की संख्या को कम कर दिया था, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स का पर्सोना नॉन ग्रेटा करके निकाल दिया था और अभी तक दोनों देशों ने अपनी अपनी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में स्टाफ को लिमिटेड ही रखा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है असम से, जहां के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। पहलगाम हमले के बाद जहां एक तरफ भारत के कई सारे लोग साथ मिलकर शोक व्यक्त कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पहलगाम मामले के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट और भारतीय सेना के इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे जो भारत में रहकर पाकिस्तान समर्थन में पोस्ट कर रहे थे या तो भारतीय सेना का अपमान कर रहे थे। पहलगाम हमले के तुरंत बाद ही असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि इस तरह के एंटी नेशनल तत्वों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाए ताकि स्टेट्स में दंगे फसाद ना हो। अब असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि पहलगाम हमले के बाद असम पुलिस ने 81 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जो सोशल मीडिया पे देश के खिलाफ बात कर रहे थे, देश या फिर देश की सेना का अपमान कर रहे थे और इनमें से कई सारे पाकिस्तान को डिफेंड भी कर रहे थे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन सब 81 लोगों को अरेस्ट करके इन पे सख्त कार्रवाई हो रही है। किसी के ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है तो किसी के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के, दंगे फसाद और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस फाइल किया गया है। कई सारे NGOs और सिविल सोसाइटीज ने हेमंत बिस्वा शर्मा का विरोध किया है और कहा है कि अरेस्ट बिल्कुल गलत है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इस बार किसी को भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। जब तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तब तक ये गद्दार सुधरेंगे भी नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एयर इंडिया के बारे में, जिन्होंने तुर्की के साथ लिंक्स तोड़ने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल एयर इंडिया के जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं उनको मेंटेनेंस के लिए हमेशा तुर्की की टेक्निक कंपनी के पास भेजा जाता था। जिस तरह से आप बाइक या कार की सर्विस करवाते हो, सेम उसी तरह से कमर्शियल प्लेन्स की भी सर्विस और मेंटेनेंस होती है। अपने प्लेन्स की हैवी मेंटेनेंस के लिए एयर इंडिया ने तुर्की कंपनी टेक्निक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एयर इंडिया के फ्लीट में 191 एयरक्राफ्ट हैं और इसमें से 64 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी के सब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट तुर्की कंपनी के पास ही भेजे जाते हैं, लेकिन एक बड़ा नंबर तुर्की के पास जा रहा था और इसी वजह से करोड़ों रुपए तुर्की की कंपनी कमा रहे थे। कभी जब भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, इसी के मद्देनजर एयर इंडिया का ये कहना है कि कंपनी भारत के लोगों के सेंटीमेंट को समझती है और भारत के नेशनल इंटरेस्ट में हर संभव काम करने के लिए तैयार है। एयर इंडिया के CEO और MD मिस्टर विल्सन ने कहा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस के लिए तुर्की भेजना बंद कर देंगे और उसकी जगह मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और इवन अमेरिका में भेजना शुरू करेंगे। फिर एयर इंडिया ने कहा कि ये काम अचानक से नहीं हो सकता और वो धीरे धीरे तुर्की पर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे या फिर कम कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल, ईरान और अमेरिका को लेकर।
रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच इस समय न्यूक्लियर पीस डील को लेकर लगातार टॉक्स चल रही हैं, जो माना जा रहा है कि एंडिंग स्टेज पर है। कभी भी अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील साइन हो सकती है। इसलिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को कहा है कि वो ईरान के ऊपर कोई भी मिलिट्री कार्रवाई ना करे। लेकिन अब यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इंटेल मिला है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजराइल एयरफोर्स ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट्स के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। और अगर अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील साइन हो भी जाती है तो इजराइल तब भी नहीं रुकेगा और ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट्स के ऊपर स्ट्राइक्स करता रहेगा। अमेरिका का मानना के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू ने प्लानिंग और प्लॉटिंग के ऑर्डर्स दे दिए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनिशियल प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर्स के 7 घंटों के अंदर ही इजरायल डिफेंस फोर्सेस ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करने में सक्षम है, जिससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में इंटरवीन करना या फिर दबाव बनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजरायल ने जो ईरान के ऊपर अटैक प्लान किया है उसमें लिमिटेड टारगेट स्ट्राइक से लेकर ब्रॉड मल्टी-डे ऑपरेशंस तक के ऑप्शंस हैं, जो कि ईरान के हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में भी हो सकते हैं। यानी कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने से रोकने के लिए इजरायल अमेरिका की भी नहीं सुनने वाला। माना जा रहा है लास्ट वीक जो डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन कॉल हुई थी, उसमें भी दोनों लीडर्स के बीच बहसबाजी हुई, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तभी भी नहीं चुक रहे हैं। वैसे अगर आपको कोई एक देश चुनना हो जो आपको पसंद है तो आप इजराइल या फिर रशिया में से किसी को चुनेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के करेंसी नोट्स में से शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटा दी है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने नए करेंसी नोट्स की पिक्चर्स जारी की हैं, जिनमें बांग्लादेश के नेचुरल लैंडस्केप्स, ट्रेडिशनल लैंडमार्क्स और हिस्टोरिक प्लेसेस और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को शो किया गया है। इनमें से कुछ नोट्स के ऊपर हिस्टोरिक बुद्धा और हिंदू मंदिरों को भी इंक्लूड किया गया है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि ये सारे नए नोट्स धीरे धीरे फेजेस में रिलीज किए जाएंगे और कुछ साल के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के पोर्ट्रेट वाले पुराने सभी करेंसी नोट्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिलहाल एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स और पॉइंट्स लीगल टेंडर बने रहेंगे, वो भी मार्केट में एक्सेप्ट होंगे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उनका फोटो नोट से हटा दिया गया है और जिस जमात इस्लाम ने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था और पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था, उनको जेल से निकालकर चुनाव लड़ने की परमिशन भी दे दी गई है। यह है नया बांग्लादेश और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश चलाने का तरीका, जो कि नोबेल प्राइज विनर है। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिया सरोज के साथ एंगेजमेंट करने वाले हैं। ये सगाई 8 जून को लखनऊ में होगी और शादी इसी साल 18 नवंबर को होगी। हर 24 घंटे के अंदर जो पॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे नहीं रह रहा, इसलिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है और भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज़, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स भी हम लोग देते हैं, सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सारा भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि वॉइस ऑफ इंडिया का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो दिल से धन्यवाद। तब तक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।